नमस्कार। मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। तो चलिए मैं सुनाता हूं आपको एक मेरी ही लिखी हुई कहानी, असली वाला प्यार। भूत और आदमी में सिर्फ एक मामूली सा फर्क होता है। आदमी के पास शरीर होता है और भूत के पास सिर्फ मन। लेकिन दोनों की दुनिया में उतना ही बड़ा फर्क है जितना ज़मीं और आसमां में। कमाल की बात तो यह है कि अब जब उनके पास शरीर ही नहीं होता तो शरीर से जुड़ी ज़रूरतें भी नहीं होती, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भूतों की दुनिया में पैसे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और इसी खूबसूरत सी दुनिया की एक लड़की थी, कामिनी। इस लड़की को एक हम उम्र लड़के से प्यार हो गया था। सिर्फ आई लव यू या टिंडर वाला प्यार नहीं, असली वाला प्यार। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में थे और उनके प्यार की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। और फिर एक दिन लड़की ने घर वालों को बताया कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। आप बताइए मैं कब उससे शादी कर लूं? सुनकर कामिनी की माँ ने कहा, बेटा जब तुम्हारी इच्छा हो। बस फिर क्या था, तुरंत एक जश्न का माहौल बन गया था। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल गई थी, गीत गाए जा रहे थे, सब भूत मस्ती में नाच रहे थे कि अचानक से एक बुरी दुर्गंध आसपास फैलने लगी थी। तुरंत की तुरंत सब कुछ रुक दिया गया था। पता चला कि कामिनी के मामा आदमी की दुनिया से वापस लौट आए थे। जहाँ भी वो जाते वही बुरी गंध उनके आसपास महकने लगती थी। जैसे ही वो कामिनी के पास आए, वो तुरंत उनसे दूर जाकर खड़ी हो गई। कामिनी का दूर हट जाना उसके मामा को रास न आया था और ये बात हर भूत को पता चल चुकी थी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी से अपना भाव छुपा नहीं सकता था। इसलिए झूठ जैसी चीज़ इस दुनिया में थी ही नहीं। खैर, कामिनी ने दूर से ही सॉरी कह दिया और अंततः मामा खुश हो गए। मामा ने बड़ी खुशी के साथ पूछा, कामिनी बेटा, ये जो लड़का है वो कैसे मरा था, कुछ मालूम है? वो तो मैंने नहीं पूछा मामा जी उससे। आजकल के बच्चे भी ना, अरे भाई प्यार व्यार तो ठीक है, लेकिन स्टेटस की भी तो बात होती है। आदमी से हमें कुछ चीज़ें। कोई नहीं मामा जी, मैं पूछ लूँगी उससे। बात पूरी होने से पहले ही कामिनी बोल पड़ी। मामा जी भीतर ही भीतर मुस्कुराए और बोले, बजाओ भाई, हमारी भी भांजी है, हम भी नाचेंगे। कामिनी तुरंत वहाँ से निकली और अगले ही क्षण वो धीरज के पास थी। धीरज उसे याद कर करके बताने लगा, हम तो रात को आलू पराठा खाए थे, नींद भी बड़ी गहरी आई थी, लेकिन जब हमारी नींद टूटी तो हम इस दुनिया में आ गए थे। तो मतलब तुम सोते सोते मर गए थे, राइट? धीरज ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हाँ। तो फिर सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रहे हो ये आलू पराठा मैगी? प्लीज़ धीरज, ग्रो अप, बच्चे नहीं हो तुम। वो डांटती रही और ये बेचारा खड़ा खड़ा चुपचाप सुनता रहा। शायद यही वो असली प्यार है, जहाँ न तो डांटने वाला डांट रहा होता है और न डांट खाने वाला खा रहा होता है। कामिनी ने तुरंत लौटकर सबसे पहले मामा जी को बताया, लेकिन मामा जी सुनकर खुश नहीं हुए और बोले, ये भी कोई बात हुई? कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई स्टेटस नहीं। बता, सोते सोते मर गया? अरे गोली से मारा गया होता, सुसाइड की होती, और नहीं तो किसी एक्सीडेंट में ही मरा होता। लेकिन ये क्या भाई, मेरी राय में तो ये रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मामा जी अपना फरमान सुना चुके थे और इस फरमान ने पूरे परिवार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। अब तो कामिनी के पापा भी अपने पुराने दिनों को याद करने लगे थे, जब वो आदमी हुआ करते थे। क्या सम्मान था उनका तिहाड़ जेल में। तकरीबन 32 खून किए थे। 33वां जब करने जा रहे थे तो एक एनकाउंटर में मारे गए। और जब वो भूतों की दुनिया में आए, क्या सम्मान सत्कार हुआ था उनका। पूरी 125 गोलियां खाई थी उन्होंने अपनी पीठ पर। और ये लड़का सोते सोते मर गया। उन्होंने भी मान लिया था कि लड़का उनके खानदान के लायक नहीं है, लेकिन कामिनी अपनी जिद पर अड़ी रही। हार कर कामिनी की माँ ने कहा, कोई नहीं, अब जब उसका मन है तो कर दो। वैसे भी कोई दूसरा लड़का तो इससे शादी करने से रहा। तू चुप रह, कहकर कामिनी के पापा ने मम्मी की बात दबा दी। सब समझा समझा कर थक चुके थे। अब करें तो करें क्या? जान से मारने की भी धमकी भी दे नहीं सकते।
खानदान से निकाल देने का डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं। अब आखिरी उम्मीद की किरण थे तो बस मामा जी। मामा जी की इस खानदान में ही नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र में तूती बोलती थी, क्योंकि वे कुछ गिने चुने भूतों में से थे जो आदमी की दुनिया से संपर्क बनाए हुए थे। इधर कामिनी ने भी सोच लिया था कि वो मामा जी को ही मनाने की कोशिश करेगी, और फिर अंततः मामा जी आए। उनसे दुर्गंध अब और भी ज़्यादा आ रही थी। कामिनी क्या तो उनको समझाती, वो तो दुर्गंध की वजह से उनके पास तक न जा सके। मामा जी ने ऐलान कर दिया था कि देखो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये बित्ती सी लड़की हमारे खानदान का नाम मिटाने पर तुली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। कामिनी ने सुनकर बस इतना कहा, मामा जी मैं उससे प्रेम करती हूँ, और आपको पता है प्रेम के ऊपर किसी का वश नहीं चलता। ये तो वो फूल है जो अपने आप खिलता है। अब मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि इस फूल ने अपनी जड़ों के लिए मेरे मन को चुना। ये सब सुनकर मामा जी का गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से में आकर बड़बड़ाने लगे, ऐसे नहीं मानेगी तू, तेरा इंतजाम करना पड़ेगा। इतना कहकर फुफकारते हुए वहां से चले गए। सब के सब एकदम चुप। अचानक से कामिनी के आसपास बहुत ही बुरी दुर्गंध फैलने लगी। धीरे धीरे वो अपने ऊपर से नियंत्रण खोती जा रही थी। उसका मन एकदम भारी हो गया था। वो जोर जोर से धीरज को पुकारती थी, लेकिन उसकी आवाज़, कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, क्योंकि आवाज़ के लिए शरीर चाहिए। उसका दम घुटता जा रहा था और फिर वो अचानक से चीख पड़ी। धीरे धीरे उसे जब होश आया तो वो आदमी की दुनिया में पहुंच चुकी थी। उसे एक जवान लड़के के शरीर में प्रवेश करा दिया गया था, जिससे उसे भूलकर भी धीरज की याद ना आए। और तब से वो आदमी की दुनिया में भटक रही है। कभी कभी एक हवा के झोंके की तरह उसके मन में धीरज की यादें आती हैं और फिर यूं ही वापस लौट जाती हैं। वो बस भीतर ही भीतर मुस्कुरा कर रह जाती है। मुझे नहीं मालूम यह कहानी कितनी सच है, क्योंकि कहानियां सच नहीं होती, कहानियों में सच होता है। आपने इतने प्यार से इस कहानी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते।